हाँ जी गाइस, क्या हाल है। अब नया ऐसे शुरू हो गया अपना। ठीक है। हाँ। तो ऐसे का नाम है ऐसे 300। ओके। नो, व्हाट इज ऐसे 300? ऐसे 300 कहता क्या है भाई? भाई ऐसे 300 सिंपल सी बात बोलता है, प्लानिंग। ओके। आपको ऑडिट प्लान करना है। ठीक है। अच्छा। अब ऑडिटर को अगर अपने रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब ऑडिटर को अगर ऑडिट ढंग से करना है कि हाँ भाई काम धंधा बढ़िया चलना चाहिए, तो भाई उसको रेलेवेंट एसेस यूज करने पड़ेंगे ताकि वो प्लानिंग और परफॉर्मिंग करने में किसकी, ऑडिट की। ठीक है। अच्छा। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई देखो, सीधी सी बात है, प्लानिंग का फायदा क्या होगा? तुम खुद खुद सोचो एक बारी। प्लानिंग का फायदा क्या होता है भाई? देखो, सीधी सी बात है, तुम्हें पता लग जाएगा भाई ये मेरे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उसमें से किस पे मेरे को ज़्यादा टेंशन देनी है। राइट। सबसे पहले क्या आ जाएगा? अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। दूसरा क्या आएगा भाई? प्रॉब्लम्स का ना टाइम रेजोल्यूशन होगा। ठीक है। तीसरा, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है भाई। फिर भाई अब देखो, सुनो, इंपॉर्टेंट एरियाज पर चले गए, ठीक है, वहां प्रॉब्लम निकली, उसको तुमने टाइमली सॉल्व भी कर लिया। ठीक है। फिर ओवरऑल एंगेजमेंट को तुमने मैनेज भी कर लिया। अब ओवरऑल एंगेजमेंट के तो उसके बंदे को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो जो उसके बंदे हैं उनके प्रॉपर सिलेक्शन भी हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसे इस तरह के बंदे चाहिए थे, मेरे को मिल गए। फिर अब जो बंदे आए हैं वो काम कैसे करेंगे? उसको डायरेक्शन सुपरविजन देना पड़ेगा, तो डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम एज वेल। और फिर इजी कोऑर्डिनेशन वर्क डन बाय ऑडिटर्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड एक्सपर्ट्स। खत्म। ठीक है ना। तो इजी कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। राइट। तो हेयर वी गो विद द SA 300 की जो बेसिकली एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑडिट प्लानिंग के। अब ये 12th के बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, प्लानिंग प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके। तो देखो भाई, देखो सीधी सी बात है, प्लानिंग जो डिस्क्रीट फेज नहीं है ऑडिट का, बट अदर कंटिन्यूअस इटरेटिव प्रोसेस। याद रखना इस वर्ड को, कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस है। ठीक है। देन प्लानिंग इंक्लूड द नीड टू कंसिडर सच मैटर्स एज, क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा? अब देखो ऐसे 500 पढ़ के हम भाई एनालिटिकल प्रोसीजर कौन से लगाने हैं। राइट। ओके। तो ऐसे 520 पे प्लानिंग चाहिए हमको। फिर अंडरस्टैंड करना है इंटे का इन्वायरमेंट, उस पे से 315 है आने वाला है। फिर मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी है, ऐसे 320 कहता है। इसके बाद देखो, अब तुझे एक्सपर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी ना भाई, कोऑर्डिनेशन सेट करना पड़ेगा। राइट। एंड देन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। गॉट इट। देन कम व्हाट नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। भाई देखो, नेचर और एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग, मतलब प्लानिंग किस तरह की होगी और किस हद तक होगी, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा भाई। सीधी सी बात है, सबसे पहले तो ऑडिटिंग साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। छोटा है, छोटा क्लाइंट है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, नॉर्मल चल जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इट्स ए ह्यूज क्लाइंट लाइक रिलायंस, मल्टी मल्टी सब्सिडरीज है, सब कुछ है, तो भाई तो प्लानिंग ढंग से करनी पड़ेगी, प्रॉपर हिसाब से करनी पड़ेगी। पास्ट एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज यूज़ करना पड़ेगा, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी बेसिकली। देन कम व्हाट एक्सेप्टेंस एंड कंटिनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप स्लैश एंगेजमेंट। ऑडिटर करेगा, ऑडिटर अंडरटेक करेगा फॉलोइंग एक्टिविटी एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट। करंट ऑडिट एंगेजमेंट में ऑडिटर जो है बिगिन करेगा, अंडरटेक करेगा ये फॉलोइंग एक्टिविटीज को। क्या क्या? सबसे पहले देखो, परफॉर्म प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय SA 220। SA 220 क्या कहता है भाई? SA 220 क्या कहता है तुम्हारा? SA 220 मेरा कहता है, वो जो क्वालिटी वाला था ना वही, उसमें कहता है कि भाई रिगार्डिंग कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है भाई, तो उसका तुम ध्यान रखो। अब अगर हम कंबाइंड रीडिंग करते हैं SA 220 और SQC 1 की, तो इंफॉर्मेशन प्रोसीजर क्या क्या निकल के आएंगे भाई? तुम्हें क्या किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए प्रायर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट एंड बेसिकली स्पेसिफिक एंगेजमेंट, या कोई भी क्लाइंट को कंटिन्यू करने के लिए, ये वहां भी पढ़ा था। राइट। सबसे पहले क्या आएगा भाई? जो मालिक है, ये संभालने वाले लोग हैं, उनकी इंटीग्रिटी। फिर अब देखो, सुनो, तुमने उनको तो जज कर लिया भाई, तू खुद कैपेबल है, वेदर एंगेजमेंट टीम इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट, और उनका नेसेसरी कैपेबिलिटी एक्सपर्टीज है या नहीं है। फिर
whether firm can comply with relevant ethical requirements, or last but not least, significant matters that have arisen during current or previous audit engagement and their implications by containing the business relationship. For containing the business relationship. Okay, got it? Then evaluate करना compliance with ethical requirement including independence as required by SC 220. Independence देखनी पड़ेगी. और last but not least, establishing and understanding terms of engagement as required by SC 210. इसके बाद क्या होगा भाई, अगर तुमने ये मीट कर लिया तो शेर बढ़ जाओ आगे. ठीक है भाई. अब आते हैं ऑडिट प्लान पे. भाई ऑडिट प्लान के कंटेंट क्या क्या होते हैं. सीधी सी बात है भाई, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तूने जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं वो कैसे, उनका नेचर क्या रहेगा, उनकी टाइमिंग क्या रहेगी, उनकी एक्सटेंट क्या रहेगी. अब रैप प्लान के लिए तो फैप भी करना पड़ेगा. तो नेचर टाइम ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. ओके, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क. ओके, देन अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स. मोटा माटी भाई देखो, प्रोसीजर्स क्या क्या लगाने हैं वो सब प्लान करना है. रैप, फैप, अदर, खत्म. ठीक है. अब भाई चेंजेस टू प्लान डिसीजन. अब ऑब्वियसली बात है ना, कोई हर कोई मतलब देखो सीधी सी बात है, जब ऑडिट स्टार्ट करते तो अलग माइंडसेट होता है, प्लान कर रहे हैं. पर जब हो रहा था तो भाई तो कुछ अलग ही हो गया. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता तुमको मैं, जब एग्जाम देने से पहले हमारा होता है, हमारा यो भी होगो, यो भी होगो, यो भी होगो, यो भी होगो. एग्जाम देने के बाद आते हैं, देखते हैं, अरे एग्जाम जब सामने आता है पेपर, अरे यो के होगो. राइट. तो उस हिसाब से हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है. सेम वे यहाँ पे हम सोचते हैं कि भाई हमने ये कंसिडर कर लिया, ये कंसिडर कर लिया, ये कंसिडर कर लिया, लेकिन जब मेरा जो है ऑडिट चल रहा होता है, अरे भाई ओके होगो, अब मुझे जो है डिसीजंस चेंज करने पड़ेंगे, अमेंड करना पड़ेगा. क्या? रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कंडीशंस में चेंजेस, या फिर ऑडिट एविडेंस जो कि तुम्हें मिले फ्रॉम रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. हो सकता है ना तुम्हें कुछ ऐसा अलग अचंबा मिल गया कि भाई जिसकी वजह से तुम्हें पूरे प्लान चेंज करना पड़ेगा. भाई ये तो कुछ और ही हो रहा है, हम जिस माइंडसेट से बैठे थे, जो हमारा थॉट प्रोसेस था उसके साथ ये वो नहीं हो रहा, अलाइन नहीं हो रहा. ठीक है. फर्दर ऑडिटर वुड आल्सो हैव टू मॉडिफाई फैप. आप देखो सीधी बात है, अगर तुमने रैप चेंज करा उसके अकॉर्डिंग में फैप भी चेंज होंगे. ठीक है. इसके बाद आता है मेरा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी. ठीक है. हाँ जी. तो अब है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, राइट. तो भाई ऑडिटर को एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी. ओके. जो कि सेट करेगी क्या, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट. एक सेकेंड यार. जो कि सेट करेगी स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान. ठीक है. तो ऑडिटर को एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिसमें स्कोप, डायरेक्शन और टाइमिंग होगी ऑडिट की, और जिसकी बेस पे तुम्हें गाइडेंस मिलेगी तुम्हें ऑडिट प्लान बनाना कैसे है. ठीक है. तो स्ट्रेटजी इज अ बिगर पार्ट, प्लान उसका एक छोटा पार्ट है. ओके. फैक्टर वाइल एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी. भाई तो फैक्टर्स क्या क्या कंसिडर करने हैं जब आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाओगे. सबसे पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट. ठीक है. दूसरा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई देखो सीधी सी बात है, कैसे कैसे कम्युनिकेशन चाहिए, किस किस को लूप रखना है, क्या करना है, बताओ. देन टीम्स एफर्ट्स, कि भाई बेसिकली जो एंगेजमेंट टीम है उसके कितने एफर्ट्स लगने वाले हैं, जस्ट टू डिटरमाइन द कॉस्टिंग एस्पेक्ट एज वेल, राइट. और टाइमिंग एस्पेक्ट एज वेल, कि भाई कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा बैठेगा. देन कंसीडरिंग रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज. अब देखो सबसे पहले क्या करेगा भाई, तो अगर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी है, ऑडिट प्लान नहीं बना रहे मतलब अभी ऑडिट स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो क्या होगा देखो. सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, भाई ऑडिट है कैसा, ठीक है, उसका पता करेंगे. फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, जितनी ज़्यादा ओके मतलब बेसिकली हमें ये रिपोर्ट हमें करनी किसको है, ठीक है ना, कैसा कम्युनिकेशन चाहिए आपको, ओके, पर्पस क्या है, ठीक है, तुम हमसे रिपोर्ट करो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताओ. देन कितना टीम का एफर्ट लगने वाला है, ठीक है. और तुम्हें ओवरऑल स्ट्रेटजी बना रहे हो तो क्या करेगा, ऑडिट प्लान बेसिकली तुम देखेगा भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑडिट कैसा है, फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर टीम के एफर्ट्स, फिर देखेगा कि भाई जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करी तूने उसका रिजल्ट क्या है,
फिर नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस, कैसे कैसे रिसोर्सेज लगेंगे, कितने लगेंगे, कितने दिन तक लगेंगे, सब देखना पड़ेगा ना हमको। फिर बेनिफिट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, भाई ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का बेनिफिट क्या होता है? तो देखो सीधी सी बात, तुम्हें पता लग जाता है भाई किस तरह के बंदे लगने हैं, तो तुम क्वालिटेटिव रिसोर्स देते हो। फिर क्वालिटेटिव हो गए, कितने देने हो तो पता लगेगा मेरे भाई, एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। फिर टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये बंदा इस प्रोजेक्ट में कब शुरुआत से रहेगा, मिड में जाएगा, क्लोजिंग टाइम पे जाएगा, ठीक है, तो भाई उसका मैनेजमेंट करना है, खत्म। तो बेसिकली बेनिफिट जो है तुम्हारे वो रिसोर्सेज के इर्द गिर्द घूमेंगे, कैसा, कितना, कब, और मतलब ओवरऑल उनका ध्यान रखना है, मैनेजमेंट। देन considerations in establishing the overall audit strategy। आओ भाई, अब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो मुझे क्या क्या कंसिडरेशंस बेसिकली रखनी है दिमाग में। आओ, सबसे पहला भाई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। ओके, अब उसके रिस्पेक्ट में क्या देखना है, सबसे पहले देखना वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, फिर एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ लोकेशंस ऑफ कंपोनेंट्स टू बी इंक्लूडेड। ऑब्वियस बात है ना भाई, कितने कंपोनेंट्स तुझे इंक्लूड करवाने हैं इसमें, मुझे सब देखना पड़ेगा ना, तभी तो स्ट्रेटजी बना पाऊंगी। हाँ भाई, तो मान लो मैंने स्ट्रेटजी बनाई, मेरे को 2 लोकेशन कवर करनी थी, बट भाई सामने वाला कह रहा है कि नहीं भाई 10 कंपोनेंट कवर कर, तो भाई उस हिसाब से रिसोर्सेज भी लगेंगे ना। फिर नेचर ऑफ कंट्रोल रिलेशन बिटवीन अ पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स दैट डिटरमाइन हाउ ग्रुप इज टू बी कंसोलिडेटेड। ओके, मैं बेसिकली कंसोलिडेशन जो करना है वो कैसे होगा, राइट, कौन होल्डिंग है, कौन सब्सिडरी है क्या नहीं, देखना पड़ेगा। फिर एक्सटेंड टू विच कंपोनेंट्स आर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर्स, तो दूसरा ऑडिटर काम कर रहा है, वो उसको किस हद तक काम कर रहा है, कितना कर रहा है, वो देखना पड़ेगा, मुझे मेरी इन्वॉल्वमेंट कितनी रहेगी। ओके, देन इफेक्ट ऑफ आईटी ऑन ऑडिट प्रोसीजर, भाई बेसिकली कहाँ कहाँ पे टूल लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ, देखना पड़ेगा। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट पर्सोनल एंड डेटा, भाई दूसरी बात है ना, सारे बंदे अवेलेबल नहीं है सामने वाले, कैसे करेंगे ऑडिट भाई, ठीक है, डेटा अवेलेबल नहीं है भाई। देन एंटिटी का यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, भाई सीधी भाई बात है ना भाई, ऊपर पढ़ के आया हूँ ऐसे ऐसे में कि भाई अगर मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा हूँ, राइट, तो उसमें उसका कितना रोल है, उसमें कितना यूज है, राइट। देन एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स, ठीक है। नाउ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टाइमिंग्स एंड ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। देखो भाई, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट तुमने सबसे पहले क्या देख लिया, तुमने देख लिया भाई एंगेजमेंट है कैसा, ओवरऑल स्ट्रेटजी उससे इंपैक्ट होगी। दूसरा, अब भाई रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस। देखो एंटिटी का टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग क्या है, ठीक है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग ऑडिट वर्क। तीसरा, डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड, कौन सी रिपोर्ट कब देनी है ये बता दो भाई पहले ही हमें। फिर अब देखो, अब तुमने ना सिर्फ मैनेजमेंट सारी डिस्कशन करनी है, रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑन स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ स्टेटस ऑफ, सॉरी रिपीट हो गया, ओके। फिर कम्युनिकेशन विद ऑडिटर्स ऑफ कंपोनेंट रिगार्डिंग टाइप्स एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड, कंपोनेंट्स वालों से कम्युनिकेशन, ओके। फिर नेचर टाइम ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, और वेदर एनी अदर एक्सपेक्टेड communication with third parties including any statutory or contractual reporting responsibilities arising from audit। अब देखो सीधी सी बात है भाई, रिपोर्टिंग का एंटिटी का टाइम टेबल क्या है वो पता लग जाएगा तुमको। फिर मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग ऑडिट वर्क, वो पता लग जाएगा। फिर अब मैनेजमेंट से मैं डिस्कस करूंगा भाई टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स कब कब इशू करनी है, फिर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन और स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, ओके, टाइमिंग हो गया, स्टेटस हो गया। फिर अब भाई देखो सी बात है, अब अगर ओवरऑल तो खत्म ही हो गया, लेकिन अब कौन पीछे से बाहर रखे, अब तुम्हारे पीछे बाहर है कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग बात करोगे, ठीक है, और बाहर वाले थर्ड पार्टी की कुछ रिक्वायरमेंट है तो वही पता लग जाएगी, ओके। इनसाइड कवर, ये कवर हो गए मेरे, कहते हैं बाहर वाले कवर हो गए। अब बच्चे कौन से बीच में, भाई जब मेरे खुद के सिक्के हैं, खोटे सिक्के या कह लो कुछ भी कह लो, सोने के सिक्के कह लो, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, तो उनके साथ जो कम्युनिकेशन देखना पड़ेगा ना, ठीक है।
अब आ जाओ। तो हाँ जी, तो अपना अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फैक्टर्स प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। ठीक है, एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन ऑन अदर एंगेजमेंट्स। ठीक है, आओ देखते हैं इसमें है क्या चीज। तो भाई सबसे पहली चीज ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद एस 320। तो ये है क्या, ये बेसिकली तुम्हारे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनका तुम्हें और जो नॉलेज तुम्हें गेन होती है ऑन अदर एंगेजमेंट्स। ठीक है, तो इनका तुम्हें ध्यान रखना है क्या। सबसे पहले मटेरियल डिटर्मिनेशन, दूसरा आता है प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज वेयर मे बी द हायर रोम। तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंडस्ट्री, पास्ट में नॉलेज एक्सपीरियंस, कि हाँ भाई इन एरिया में तो हाई रिस्क होता ही है। फॉर एग्जांपल जिसमें कैश की ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं, या मेकर चेकर कॉन्सेप्ट नहीं है, या फिर कह सकते हो मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा, सिस्टम इंटरवेंशन नहीं है, राइट। तो आपको उस एरिया, वो उसमें से आप इन फैक्टर्स के बेस पे एरिया डिटरमाइन करते हो, और फिर एरिया, फिर वो देखते हैं कि हाँ भाई इसमें हायर रिस्क हो सकता है। देन इम्पैक्ट ऑफ एसेस्ड रोम एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑन डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। तो जो एसेस्ड रोम का उसका इम्पैक्ट ओवरऑल फाइनेंशियल कितना है। मैनर इन विच एंगेजमेंट टीम मेंबर नीड टू मेंटेन एंड एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्वेश्चनिंग माइंड कैसे मेंटेन करके रखना है, ठीक है। देन रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी एंड एक्शन टेकन टू एड्रेस देम। ओके, तो पहले जो रिजल्ट है क्या है, उस जो रिजल्ट आया प्रीवियस ऑडिट्स का, उसमें से आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज भी दिया हो। मतलब बेसिकली सिंपल सा मुद्दा ये है भाई, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको तुम्हें दिमाग में रखना है प्लानिंग करते वक्त। ठीक है, तो ये है एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट कमिटी टू डिजाइन इंप्लीमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साउंड इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन विच में डिटरमाइन रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। ओके, इंपॉर्टेंस अटैच टू इंटरनल कंट्रोल, सिग्निफिकेंट बिजनेस डेवलपमेंट अफेक्टिंग दी एंटिटी। तो मोटा माटी देखो, सीधी सी बात है भाई, तुम कर रहे हो प्लानिंग, बना रहे हो स्ट्रेटेजी, कर रहे हो वट एवर यू आर प्लानिंग, बेसिकली प्लानिंग स्टेज पे है। तुम क्या क्या ध्यान रखोगे भाई, मटेरियल डिटरमाइन करेंगे, प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज लेके आएंगे भाई, यहाँ पे हाई रिस्क हो सकता है। फिर मैं मैनर लेके आऊँगा जिसमें एग्रीमेंट टीम मेंबर प्रोफेशनल स्क्रिप्टिज्म रखेगी। देन पहले जो मैंने ऑडिट करते हैं उसका बेस पे मैं बोलूँगा। फिर एविडेंस है कि भाई कुछ मतलब ऐसे कि मैनेजमेंट कमेटी ने जो डिज़ाइन मेंटेन और इम्प्लीमेंट कर रखे हैं इंटरनल कंट्रोल्स। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन विच में डिटरमाइन रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल और इंपॉर्टेंट अटैच टू इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अब आओ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या करेगा भाई, देख ओवरऑल स्ट्रेटजी देगा, प्लान देगा, और कोई चेंज आया तो वो देगा, काम खत्म हो गया। डॉक्यूमेंटेशन दीज मैटर असिस्ट ऑडिटर एज अंडर रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस, रिकॉर्ड ऑफ नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिस्क assessment प्रोसीजर, और रिकॉर्ड ऑफ रीजंस फॉर चेंज इन स्ट्रैटेजी एंड प्लान। खत्म। ठीक है, फिर आता है इधर आओ। अब भाई नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज बताना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, सिंपल सी बात है। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम एंड असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू टीम मेंबर्स और एंगेजमेंट बिल्डिंग, सिंपल है। आओ रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो देखो वैसी सी बात है, अब तुम्हें पता लग गया स्ट्रेटेजी बड़ा है प्लान छोटा है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी प्लान से पहले बनेगी, लेकिन प्लान डिटेल ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें हम एक ऑडिट पर्सपेक्टिव बनाता है, सब कुछ वो डिटेल्ड होता है। स्ट्रैटेजी मेरी ब्रॉडर लेवल पे होती है, ठीक है। ऑडिट स्ट्रेटजी क्या देती है, गाइडलाइन देती है ऑडिट प्लान बनाने के लिए। ऑडिट स्ट्रेटजी क्या देती है, स्कोप एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एस्टैब्लिश करके देती है कि ऑडिट प्रोसीजर कैसे रहेंगे और स्कोप क्या रहेगा। ऑडिट प्लान्स इंक्लूड्स नेचर टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर सो एज टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्लान देखो क्योंकि डिटेल्ड है, तो उसमें जो है वो ट्रांजैक्शन लेवल पे, ऑडिट प्रोसीजर्स लेवल पे घुसेगा, ठीक है। नाउ कम्स व्हाट, अब उस प्लान के अंदर भी छूटी जाती है, वो होती है ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम क्या बनता है भाई, कॉमन टू एलोकेट वर्क टीम मेंबर विच में इंक्लूड लिस्ट ऑफ प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय मेंबर। ठीक है भाई, कि तेरे को ये काम करना है। अब स्पेसिफिकली बंदों को हमने बताया कि भाई तेरा ये एरिया है, तो जिसके हिसाब से काम करना है। उसमें क्या लिखेंगे, हम पूरे स्टेप लिख देते हैं कि भाई इसमें तो ये एरियाज हैं, ये हाई रिस्क एरिया है, यहाँ लो रिस्क एरिया है, इसके अंदर ये रिस्क हैं, इसके टेस्ट प्रोसीजर ये रहेंगे। तो ऐसे पूरे ऑडिट प्रोग्राम बनता है। नौ ऑडिट प्रोग्राम बनाना, तो क्या देख क्या, और मुझे अगर मैं ऑडिट प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मुझे क्या क्या दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहला भाई नेचर ऑफ बिजनेस, भाई जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसका धंधा कैसा है।
दूसरा ओवरऑल प्लान, ठीक है। तीसरा इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम क्या है, साइज क्या ऑर्गेनाइजेशन का, ऑब्वियस सी बात है, इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस और अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसी। देखो यार साफ सी सी बात है, तेरा ऑडिट कैसा होगा ये सामने वाले पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि वो कैसे धंधे में है, कितना उसका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, कौन सा प्रोसीजर लगाता है वो, कौन सा सिस्टम लगा रखा है, राइट, ओवरऑल प्लान क्या है, स्कोप क्या है। फिर आता है ड्राइंग ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम ड्राइंग बनाना है तो कैसे बनेगा, देखो ये ध्यान देखना इंपॉर्टेंट है। When auditor is appointed to audit the accounts of an entity for first time, the audit program should be developed in 3 stages। 3 स्टेज में बनेगा, क्या क्या, सबसे पहला एक ब्रॉड आउटलाइन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन अप। दूसरा, after the internal contribution have been reviewed, the details should be filled up on a consideration of deficiencies in system of internal control। भाई इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं। तीसरा, after detailed checking procedure is over, the extent to which special procedures that are required to be applied should be determined। स्पेशल, आप देखो सीधी बात, तुमने जो है चेकिंग प्रोसीजर कर लिया तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि स्पेशल प्रोसीजर में तो कहाँ पे लगाने हैं, कौन से एरिया पे लगाने हैं, राइट। जैसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंसेज हैं तो मुझे उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करानी है, राइट। इट कैन बी एनी वेंडर बैलेंस, इट कैन बी एनी कस्टमर, इट कैन बी एनी बैंक, राइट, इट कैन बी एनी एफडी बैलेंस। देन द फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ एफजी, कि बेसिकली फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, राइट, और इन्वेंट्रीज, राइट, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इन्वेंट्री है, उनकी पीवी करना, राइट। एट ईच सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट द प्रोग्राम शुड बी रिव्यूड एंड इफ नेसेसरी मॉडिफाइड ऑन अकाउंट ऑफ क्या, देखो भाई हर सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट में, ये नहीं कि एक बार तुमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया तो बस चलने दो, नहीं नहीं, हर एंगेजमेंट आने के बाद तुम्हें एक बार रिव्यू करना चाहिए प्रोग्राम को, और नेसेसरी तो मॉडिफाई करो। किस किस बेस पे, एक तो तुम्हारे प्रीवियस ऑडिट में तुम्हें जो एक्सपीरियंस मिला कि भाई इसमें ना ये चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, ये भी डालनी पड़ेगी। दूसरा, इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि बिजनेस में स्पेशली टेकन प्लेस हो गए इन सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग प्रोसीजर और इन स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देन इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेड फॉर करंट ईयर, ठीक है गाइस। मतलब एक क्लाइंट है चल रहा है तुम्हारा, सदाबहार क्लाइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तो ऑडिट प्रोसीजर हर साल जो है एक बार प्लीज हर सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट में प्लीज एक बार रिव्यू कर लेना, और अगर चेंज करो चेंज कर लेना, ठीक है। अब बचता लास्ट ऑडिट एग्जीक्यूशन। अब भाई प्लानिंग तो हो गई, अब क्या करना है, एग्जीक्यूट। हो ऑडिट एग्जीक्यूशन स्टेज पे के फेज क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन प्लानिंग, जो प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करो, रिस्क और कंट्रोल इवेल्युएशन, टेस्टिंग और रिपोर्टिंग। सिंपल है ना भाई, जो सोच के आया कर, रिस्क और कंट्रोल इवेल्युएट कर, टेस्ट कर, रिपोर्ट कर, खत्म कर, जान छुड़ा, निकल यहाँ से। फिर एग्जीक्यूशन प्लानिंग, prior to commencement of audit engagement it is important to lay down the roadmap for audit execution to ensure timely and quality audit results, ठीक है। प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इट इज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है भाई, कि ले डाउन करना रोड मैप फॉर ऑडिट एग्जीक्यूशन, कि भाई हम ऐसे चलेंगे, एक रोड मैप बनाना है, यहाँ से शुरू होंगे, यहाँ पे आकर खत्म होंगे, यहाँ पे आकर रिपोर्ट निकलेगी, दैट्स इट, जिससे मैं टाइमली और क्वालिटी ऑडिट रिजल्ट दे सकूँ। यहाँ पे तेरा इंटरिम रिव्यू ऐसे होगा, मंथ एंड रिव्यू कैसे करेंगे, फिर तेरा हम वीकली रिव्यू कैसे करेंगे, फोर्टनाइटली सीनियर पार्टनर कैसे आकर रिव्यू करेगा, तो वो सबसे पूरा एग्जीक्यूशन की पूरी प्लानिंग बनती है। Then, risk and control evaluation. For each segment of audit, the auditor should conduct a detailed risk and control assessment, ठीक है, कि बेसिकली भाई एक डिटेल रिस्क असेसमेंट बनेगा, कि जिसमें हम लिस्ट देंगे, लिस्ट लगाएगा कि रिस्क मस्ट बी रिव्यूड इन दैट सेगमेंट, कैप्चर फॉर ईच रिस्क द कंट्रोल दैट एग्जिस्ट। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट बनता है आरसीएम, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, ओके। तो आपको लिस्ट कैप्चर करने होते हैं, तो उसके अगेंस्ट सामने कंट्रोल लिखने होते हैं, ठीक है। देन while making risk and control assessment, it is necessary to bear in mind the materiality levels as same is linked to audit risk, okay। देन तो ये हो गया मेरा, देखो रिस्क और कंट्रोल मैंने इवेल्युएट कर लिया कि हाँ भाई ये इस एरिया में स्पेसिफिकली ये रिस्क है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर मेरे एरियाज क्या क्या होते हैं, कि भाई फिक्स्ड एसेट का कोड क्रिएट करना,
राइट। उससे पहले जो वेंडर सिलेक्शन वाला प्रोसेस आ जाएगा, उससे पहले कोटेशन वाली चीजें आ जाएंगी, राइट। अब उस सब में क्या होगा कि भाई उस सब में उस सब हर हर एक सब प्रोसेस के, हर एक एक्टिविटी के रिस्पेक्टिव रिस्क होते हैं, ठीक है। तो हर एक एक्टिविटी में रिस्पेक्टिव रिस्क होंगे, तो उस रिस्पेक्टिव के अगेंस्ट में क्या कंट्रोल लगा रखे हैं आपको, वो चेक करने होते हैं, ठीक है। देन कम्स टेस्टिंग। अब तेरे को कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल गई, रिस्क को कंट्रोल तो समझ आ गई, सब कुछ हो, तो टेस्ट करना कि कंट्रोल्स जो है वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे। सैंपल भी फिर चेक कर, कि हाँ सैंपल उठा, उसमें देख जो जो उन्होंने बोला कि हाँ भाई फलाने का अप्रूवल लगता है, फलाने ये ऑथराइजेशन मैट्रिक्स है, इसके बेस पे चलता है काम, चेक करना डॉक्यूमेंट के बेस पे। देन कम्स लास्ट रिपोर्ट। भाई अब देख सी बात है, जो तेरे को समझ आया उसका एट दिन रिपोर्ट बना के प्रेजेंट कर दे, काम खत्म, जान छुट्टा। तो इसी के साथ मेरा ऐसे 300 होता है खत्म। ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।